नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो देखो, आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। छोटे छोटे त्यौहार खुशियों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, यही लाइफ है। पढ़ाई तो देखो चलती ही रहती है, दिन रात हम पढ़ते ही रहते हैं, बट छोटी छोटी जो मूवमेंट्स हैं उनको लाइफ में प्रॉपर प्लेस देना, जितना वो डिजर्व करते हैं वो ज़रूरी है। अब डिस्कशन की अगर हम बात करें, आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रे डॉग्स वाला इशू तो हमने डिस्कस कर लिया था टाइम्स ऑफ इंडिया से उठा के, वही बिल्कुल छोटा सा आर्टिकल द हिंदू में आया है, इतने पॉइंट्स नहीं है। एक तो एक्टिव नॉन अलाइनमेंट वाला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, 2 और आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एक एक्सपोर्ट के प्रमोशन से संबंधित, और इसके अलावा एक आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे बड़ा सारा, हमारे देश में पूरा सिटीज़ के नाम चेंज करने की जो पॉलिटिक्स होती है कितनी सही कितनी गलत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी इस इशू से संबंधित, लेकिन कोर्ट ने वार्निंग दे दी। क्या है ये पूरा इशू, डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, हमारे देश में वेरियस सिटीज़ और प्लेसेस के नाम बदले जाने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, सुप्रीम कोर्ट में ना हाल ही में एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें यह कहा गया कि इन्वेडर्स के आने से पहले, आपको पता है हमारे देश के ऊपर बहुत सारे इन्वेडर्स ने इन्वेड किया, जैसे अहमद शाह अब्दाली जैसे जो लोग हैं। तो इन्वेडर्स के आने से पहले एंशियंट इंडिया में जो सिटीज़ और प्लेसेस के नाम है ना, वही नाम रिस्टोर कर दिए जाएं। ये पिटिशनर ने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। पिटिशनर ने यह भी कहा, हिंदुइज्म का जो नेचर है ना, बेनेवलेंट है, मतलब दयालु है। इस वजह से अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में हिंदुइज्म पूरी तरह से मिट गया है, नाम मात्र के लोग रह गए हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, जो हिंदुइज्म को प्रीच करते हैं। लेकिन कोर्ट ने ना इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आप देखो, पास्ट के प्रिजनर बन के नहीं रह सकते, मतलब पास्ट में जो कुछ हुआ उसके कैदी बन के आप नहीं रह सकते। ये तो वही बात होगी, कुछ पॉलिटिशियंस जो करते हैं, इतिहास को सिलेक्टिवली प्रोवोक करते हैं ताकि वोटर्स को मोबिलाइज किया जा सके, बट इससे समाज डिवाइड होता है, हिंदू मुस्लिम के बीच डिवाइड होता है, और बहुत सारे सेक्शंस के बीच में समाज बट जाता है जब पास्ट को याद किया जाता है अपने फायदे के लिए। वैसे देखो, हमारे संविधान के आर्टिकल 3 में किसी भी स्टेट को रीनेम करने का प्रोविजन है। आर्टिकल 3 बोलता है नए स्टेट बनाए जा सकते हैं, स्टेट्स का एरिया चेंज किया जा सकता है, बाउंड्रीज चेंज की जा सकती हैं, और एग्जिस्टिंग स्टेट्स के नेम्स भी चेंज किए जा सकते हैं। जो प्रोसीजर है स्टेट के नेम को चेंज करने का, उस प्रोसीजर को स्टार्ट किया जा सकता है या तो पार्लियामेंट से या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से। अब देखो, कैसे नाम चेंज हुए हैं ये हम जानते हैं आज़ादी के बाद। जैसे किंग्सवे दिल्ली में जो इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ पे परेड होती है रिपब्लिक डे के मौके पर, पहले इसे किंग्सवे के नाम से जाना जाता था, राजा का रास्ता। आज़ादी के बाद इसे चेंज करके राजपथ रख दिया गया। क्वींसवे, रानी का रास्ता एक जगह है, वहाँ पे उसका नाम बदल के जनपथ रख दिया गया। बहुत सारे हमारे जो महान फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके नाम पर बहुत सारी कॉलोनीज हैं, आपको पता है, जहाँ पे तैयारी होती है। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर नाम कहाँ से आया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आया राजेंद्र नगर। पटेल नगर कहाँ से आया? सरदार पटेल के नाम से पटेल नगर आया। लाजपत नगर दिल्ली में फेमस है, वो कहाँ से आया? लाला लाजपत राय के नाम से आया। तो इस प्रकार से अनेकों जगह ऐसी हैं जहाँ पर पहले नाम वायसराय या फिर ब्रिटिश किंग्स क्वींस के नाम पर हुआ करते थे, बट बाद में नाम चेंज करके हमारे जो महान फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके नाम पर उन जगहों का नाम रख दिया गया। ये कुछ फेमस लोकेशंस हैं जिनका नाम हाल फिलहाल में बदला गया। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम अयोध्या, मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर। लिस्ट लंबी है, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 2-3 याद रखने की आवश्यकता है। अब होता क्या है, बहुत बार देखो लिंग्विस्टिक करेक्टनेस के लिए सिटीज़ का नाम चेंज कर दिया जाता है। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में रूल किया तो ब्रिटिश ईरा में कुछ सिटीज़ को गलत नाम से पुकारा जाने लगा। जैसे बॉम्बे, जो लिंग्विस्टिकली गलत है, तो इसे ठीक करना पड़ा, इसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर पहले जाना जाता था, जो लिंग्विस्टिकली गलत है, लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो गलत है,
इसको अब आज के समय में बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है, मद्रास को चेन्नई के नाम से, कलकत्ता को कोलकाता के नाम से। ब्रिटिशर्स ने जब देश में रूल किया था ना, कुछ सिटीज़ का नाम गलत हो गया लिंग्विस्टिकली, यानी लैंग्वेज के हिसाब से गलत हो गया, तो उसे ठीक किया जाता है। अब इसके बाद कई बार रीजनल हीरोज़ के नाम पर प्रोजेक्ट का नाम रखा जाता है ताकि लोकल लोग जो हैं लोकल हीरो को याद रखें, सम्मान दें। जैसे देखो, विक्टोरिया टर्मिनस का नाम चेंज करके शिवाजी छत्रपति टर्मिनस रख दिया गया। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका नाम रखा गया है रीजनल हीरोज़ के नाम पर। नेक्स्ट, कई बार कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है अपने फायदे के हिसाब से नाम रख देती है। जैसे कनॉट प्लेस का नाम राजीव चौक रख दिया गया पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर। यूपी सरकार ने काफ़ी सारे नाम चेंज किए। उसमें देखो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती हैं, अगर सीधा सीधा बोले। जैसे कि कई बार किसी एक वर्ग के वोट्स को मोबिलाइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल हिंदू वोट्स को मोबिलाइज करने के लिए सिटी का नाम चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो कई बार नाम चेंज करना सही भी है, जैसा हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। कॉलोनियल जो लिगेसी है उसे छुटकारा पाने के लिए नाम चेंज किया जाता है, तो कुछ गलत नहीं है। वैसे भी अब इंडिया जितना तेज़ी से डेवलप हो रहा है, आने वाले सालों में अर्बन पॉपुलेशन का शेयर 50% तक हो जाएगा। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे, नई सारी सिटीज़ इस्टेब्लिश होंगी, उनको नाम देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के नाम दिए जाते हैं। जैसे किसी ने हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, फॉर एग्जांपल अब्दुल कलाम साहब ने, तो इन महान लोगों के नाम पे अगर किसी जगह का नाम रखा जाता है तो कुछ गलत नहीं है। बट देखो, वोट बैंक को देखते हुए या फिर ऐसा कोई नाम रखने से जिससे समाज डिवाइड हो, ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। और नाम रखना पॉलिटिकल रेजीम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे एक पार्टी आई नाम चेंज कर दिया, दूसरी पार्टी आई फिर से नाम चेंज कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। पॉइंट समझ गए आप ना? वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कुछ नाम बदले जाते हैं, फॉर एग्जांपल कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रख दिया गया। ये भी नाम चेंज होना एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ हो, ऐसा नहीं कि विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से कोई कंट्रोवर्सी हुई, बाद में किसी कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए नाम चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, बार बार नाम चेंज किए जाते हैं। जैसे एक तो लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा होता है, और नाम चेंज करने से ऐसा तो है नहीं शहर की सिचुएशन चेंज हो जाती है। शहर तो देखो वैसा का वैसा ही रहता है। अब कुछ लोग तो पुराने नाम से ही शहर को जानते हैं। वाराणसी बेशक ऑफिशियल नाम हो हिस्टोरिकल सिटी का, लेकिन आइडिया अभी भी बनारसी है। बनारस के नाम से पुराने लोग जानते हैं, चीज़ें बिकती हैं, बनारसी साड़ी जैसे। कल्चरल जिनोसाइड, ये वो पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है पॉलिटिक्स के चलते जो नाम चेंज किए जाते हैं ना, उससे एक कम्युनिटी फिर ऐसा महसूस करने लगती है कि क्या हमारा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है देश के इतिहास में, हमको नीचा दिखाया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। और इकोनॉमिक कॉस्ट भी होती है नाम चेंज करने की। हर जगह नाम चेंज करना, बिल्डिंग्स पे, सरकारी जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे, पेपर्स में बहुत पैसा लगता है। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, देखो कोर्ट ने वार्निंग दी इस केस में कि संविधान के प्रियम्बल में जो फ्रेटर्निटी की बात कही गई है ना, भाईचारा होना चाहिए समाज के विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच में, उस भाईचारा को मेंटेन करने की आवश्यकता है। लेकिन नाम बार बार चेंज करने से ना भाईचारा में टूट आती है। सोसाइटीज़ को, प्रेजेंट सोसाइटीज़ को री एजुकेट करने की आवश्यकता है, ना कि नाम चेंज करने की आवश्यकता है। नाम मतलब री एजुकेट मतलब ऐसा कि पास्ट में ऐसी गलतियां की गई हैं, उन गलतियों को नहीं दोहराना है, ऐसी वैल्यूज़ को फिर से सिखाने की आवश्यकता है। पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों से दूर रखो, और अगर नाम चेंज भी हो तो प्रॉपर फिलोसफी के हिसाब से हो। ऐसा नहीं कि जब मर्जी आया किसी सिटी का नाम चेंज कर दिया। फॉरेन कंट्रीज से सीखना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ में देखो नाम जैसे लोकल जगहों के नाम पे होते हैं, जैसे एम्स्टर्डम एयरपोर्ट, बीजिंग एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट, ऐसे सिंपली नेचर के नाम पे होते हैं। जैसे कैलिफोर्निया साइड में आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों का नाम ओक स्ट्रीट होता है, पेड़ों के नाम पे, नेचर के नाम पे। तो वैसा ही कुछ हम भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में तो देखो नाम में कुछ नहीं पड़ा है इतना ज़्यादा, ग्रोथ पे प्रायोरिटी होनी चाहिए। सिटीज़ को कैसे डेवलप किया जाए, गरीबी को कैसे ख़त्म किया जाए, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नाम को चेंज करने की पॉलिटिक्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के एक्सपोर्ट में अच्छा परफॉर्म करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट
कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, इंडिया एक्सपोर्ट में अच्छा कर रहा है और एक्सपोर्ट का इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। जैसे देखो, वैसे ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, बावजूद इसके इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है ना, ड्यूरिंग अप्रैल से लेकर जनवरी 2022-23 $641 बिलियन रहा, जो पिछले साल के अपेक्षाकृत 17.33% ज़्यादा है। 2021-22 में इंडिया का एक्सपोर्ट कितना रहा? $422 बिलियन, जो पिछले साल के अपेक्षाकृत 45% ज़्यादा है। उस समय देखो कोविड चल रहा था, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि एक्सपोर्ट डाउन होने वाला है, लेकिन इंडिया ने अपनी सप्लाई चेन्स को ठीक से संभाला। मतलब दूसरे देशों से कुछ इंपोर्ट कर रहा था तो उसका अल्टरनेटिव खोजा जल्दी से, सप्लाई चेन्स को ज़्यादा ना ब्रेक नहीं होने दिया। इस वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट ठीक ठाक रहा, इवन कोविड के दौरान भी। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे इंडिया ने एक्सपोर्ट अच्छा किया है। जैसे इंडिया ने ट्रेड पॉलिसी अच्छी से बनाई है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया है, जैसे मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम एंड इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम्स। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने से संबंधित हैं, इनका इंप्लीमेंटेशन ठीक ठाक हुआ है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इससे हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुई है, खास करके उन सेक्टर्स में जिनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई थी कि ज़्यादा प्रोडक्शन करने पर आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है। जैसे मोबाइल का एग्जांपल दिया जाता है, मोबाइल फोन्स का जो एक्सपोर्ट है इस साल $10 बिलियन तक पहुंच सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को भेजना। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में वीक हुआ करता था, बट आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से काफ़ी ठीक हुआ है। हर जगह आपने देखा होगा नए नए रोड्स बन रहे हैं। जैसे दिल्ली से मुंबई हाईवे तक बन रहा है, दिल्ली से मुंबई जाना रोड से 12-13 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। देहरादून पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा, 2-3 घंटे में देहरादून पहुंचा जा सकेगा। हर जगह बढ़िया बढ़िया रोड बन रहे हैं, पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे ज़्यादा फ्लाइट चलने लगी हैं, सस्ती फ्लाइट चलने लगी हैं। और अब तो सरकार ने इस साल के बजट में कहा कि हम इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करेंगे वो पिछले साल की अपेक्षा कर 33% ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा रेल, रोड, एयर, ओशन इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भेजना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, मतलब सामान का और ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। नेक्स्ट है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोसेस। देखो पहले क्या हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट के लिए जिम्मेदार है। अब इसमें भी ना काफ़ी सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उनके बीच में वर्क एलोकेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता था। लेकिन अब ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर भी वर्क एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया गया है। तो डेटा इकट्ठा करना कि कौन सी चीज़ का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, कहाँ पे होता है, कैसा एक्सपोर्ट होता है, सारा डेटा आसानी से उपलब्ध है। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए डेटा आसानी से उपलब्ध है, वो डेटा के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ पे उन्हें एक्सपोर्ट करना है, किस चीज़ का एक्सपोर्ट किस साल में कितना हुआ। ये चीज़ें ना, ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन लेने में, कहाँ किस चीज़ की डिमांड है। तो ये सब चीज़ें अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की सहायता से ना आसानी से उपलब्ध है। सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा आसानी से उपलब्ध है जनता के लिए। नेक्स्ट है वर्क विद स्टेट गवर्नमेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी मिलकर काम कर रहा है, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। कई बार किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ से जो मैन्युफैक्चरर हैं कैसे उस चीज़ को दूसरे देश में आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये इंश्योर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेक्स्ट, इवन हर एक स्टेट को बोला गया है कि आप भी अपनी एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्ट्रेटजी बनाइए। और इवन जो अलग अलग देशों में हमारे मिशंस हैं ना, एम्बेसीज हैं, उनको भी बोला गया है कि आप बताइए कि यहाँ पे क्या बिकता है, किस चीज़ की डिमांड है, उसको फिर ना मैप किया जा सके इंडिया में मैन्युफैक्चरर के साथ, और हमारे मैन्युफैक्चरर वहाँ पे भी सामान भेज के जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसके हिसाब से। एम्बेसीज वैसे मदद भी करती हैं कि इंडियन सामान की एंट्री उन देशों में आसानी से हो सके। नेक्स्ट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पहले देखो कई सारे देशों के साथ में ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था,
उतना अच्छा नहीं होता था, बल्कि नुकसान होता था इंडिया को काफ़ी सारे पुराने किए हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के कारण। इंडिया ने बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को री एग्जामिन किया। अभी नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया कर रहा है जो इंडिया के लिए फायदेमंद रहे, जैसे यूएई के साथ साइन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, मॉरिशस के साथ में, कई सारे देशों के साथ में इंडिया टच में है कि उन देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जा सके, जैसे यूरोपियन यूनियन, यूएस, यूके के साथ तो बिल्कुल हाई लेवल नेगोशिएशंस चल रही हैं, मतलब एडवांस स्टेज में है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जिसके बेस पे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना पिछले कुछ समय में इंक्रीज हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक्टिव नॉन अलाइनमेंट से संबंधित है यूक्रेन पीस के लिए। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। नॉन अलाइन मूवमेंट आपको पता है कोल्ड वार के दौरान चली थी। उस समय एक तरफ यूएसए के एलाई कंट्रीज, दूसरी तरफ यूएसएसआर, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इन सब ने मिलकर नॉन अलाइन मूवमेंट को स्प्रेड किया था। उस समय मकसद ये था, ये देश जो नॉन अलाइन मूवमेंट में शामिल थे ना, नैम में, वो ये बताना चाहते थे वर्ल्ड को, ना तो हम यूएसए के ग्रुप में शामिल हैं ना ही यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल हैं, हम न्यूट्रल हैं। इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट को अपनाया। नेहरू को ये कहना था कि हमारे हिसाब से नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप न्यूट्रल हो। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये है कि आप केस के बेसिस पे स्टैंड ले रहे हो, हर इशू के बेस पे आप स्टैंड ले रहे हो कि आप किस साइड हो। अब कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में ना म्यूनिक में नाटो की मीटिंग हुई थी। उसमें ना नाटो के देश इस बात को लेकर हैरान थे कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, ग्लोबल साउथ में जो देश आते हैं थर्ड वर्ल्ड के, यानी लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, एशिया के, ये देश पूरी तरह से वेस्ट का साथ नहीं दे रहे हैं यूक्रेन के इशू पर। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि ना लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, इन कॉन्टिनेंट्स के देशों को ये लगता है, बहुत सारे देशों को, कि हमारे साथ भी ना पास्ट में कोई ना कोई वार हुआ है। जैसे इंडिया भी 4 वार में शामिल हुआ है, हर एक देश ऑलमोस्ट किसी ना किसी वार में शामिल हुआ है। तब तो वेस्टर्न कंट्रीज ने उनका साथ नहीं दिया कि आज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल साउथ के देश, डेवलपिंग कंट्रीज हमारा साथ दें। ये तो दोगलापन हो गया ना एक प्रकार से। जैसे हमारे विदेश मंत्री ने एक स्टेटमेंट दी थी जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बोला था कि यूरोप को ना इस माइंडसेट से अब बाहर आ जाना चाहिए कि यूरोप की प्रॉब्लम्स जो हैं पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो पूरे वर्ल्ड की दिक्कत है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की दिक्कत यूरोप की दिक्कत नहीं है। एशिया के किसी देश में युद्ध हुआ, वो यूरोप की दिक्कत नहीं है। इस माइंडसेट से अब यूरोप को बाहर आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं ये जो एक्टिव नॉन अलाइनमेंट का कंसेप्ट है ना, क्या है। देखो, ये पुराना जो नॉन अलाइन मूवमेंट है ना, उसी से निकल के आता है, बस इसमें एक्टिव वर्ड जुड़ गया है। एक्टिव वर्ड का मतलब वही है जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, जो नेहरू कहा करते थे कि हम एक्टिवली डिसाइड करेंगे कि किस इशू पर हमारा क्या स्टैंड है, बजाय कि ओवरऑल किसी ग्रुप में हम शामिल हो गए। एक्टिव नॉन अलाइनमेंट यानी ANA, ये लैटिन अमेरिका में आजकल काफ़ी चल रही है। वहाँ पे देखो, अभी नया कोल्ड वार क्या है यूएस और चाइना के बीच में। दोनों लैटिन अमेरिका को अपने पाले में लेना चाहते हैं, बट लैटिन अमेरिका के कंट्री समझदार हैं, वो ANA की पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। वो किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते, ना तो यूएस में ना चाइना में। जैसे यूएस ने प्रेशर डाला कि आप चाइना की जो हुआई कंपनी है ना, उसके 5G ट्रायल मत होने दीजिए अपने देशों में, लेकिन यूएसए की बात को नहीं माना लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ ने। और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ चाइना के दबाव में भी नहीं आना चाहते। वो चाइना की इकोनॉमी का फ़ायदा तो उठाना चाहते हैं, लेकिन चाइना के कहने पर बिल्कुल पूरी तरह से यूएसए के खिलाफ नहीं जाना चाहते। वो पॉलिसी फॉलो करना चाहते हैं ANA, एक्टिव नॉन अलाइनमेंट, ताकि वो किसी ग्रुप में शामिल ना हो और इशू के बेस पे वो स्टैंड ले सकें। इसके बाद लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो आज ना जो यूक्रेन वार चल रहा है, इसके क्या रिजल्ट निकल सकते हैं। एक तो ये कि वेस्ट जीत जाए, रशिया पूरी तरह से कमज़ोर हो जाए। दूसरा ये रशिया अपने मकसद में कामयाब हो जाए। तीसरा ये कोई ऐसी आउटकम निकले जो सबके लिए विन विन हो, मतलब रशिया और यूक्रेन दोनों उस आउटकम पे मान जाएं। और ये काम ना इंडिया जैसे देश कर सकते हैं। जैसे ब्रिक्स में देखो, चाइना है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है। ये देश क्या है, ये देश मीडिएटेड आउटकम नहीं निकलवा सकते। इंडिया आज के समय में ऐसी सिचुएशन में है जिसकी वेस्ट से भी बनती है, रशिया से भी बनती है। इंडिया उस
प्लेटफॉर्म पे आज है, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में है, तो इंडिया ANA का एग्जाम्पल देते हुए पीस ब्रोकर करवा सकता है रशिया और यूक्रेन के बीच। तो फिर जो बात हम हमेशा से करते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में ग्लोबल लीडर की संज्ञा चाहता है, वो इंडिया की हसरत पूरी हो जाएगी अगर इंडिया इस वार को रुकवा देता है अपने एक्टिव एफर्ट्स के साथ में। ये होगा ट्रू ANA यानी एक्टिव नॉन अलाइनमेंट। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज 3 इश्यूज को हमने डिस्कस किया। होली की फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।